हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीटर सेतु और इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो है मीटर सेतु क्या है, इसकी सहायता से किसी तार के प्रतिरोध का मापन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये बताना है कि मीटर सेतु क्या है। उसके बाद हमें मीटर सेतु की सहायता से किसी भी तार के प्रतिरोध की गणना करनी है। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि मीटर सेतु से हम किसी भी तार के प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। तो यही इसका उपयोग है। मीटर सेतु की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है यानी कि R, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपने देखा होगा व्हीटस्टोन सेतु, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। व्हीटस्टोन सेतु में व्हीटस्टोन ने एक सूत्र दिया था जो आपको याद होगा। उनके सूत्र के अनुसार P/Q, अगर यहाँ पे 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं P, Q, R, S, तो उन्होंने बताया था कि जो 4 प्रतिरोध एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में लगे होते हैं उन्हें हम ऐसा लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S। उनमें ऐसा रिलेशन होता है। तो ये हमने इसके पहले किया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जब कब होता है ये? जब धारामापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है या संतुलन की स्थिति में होता है, तब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें इन 3 मानों का यदि हमें ज्ञात है, जैसे यहाँ पे हमें इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो यदि हमें ये वाला तार जो लगा हुआ है इसका प्रतिरोध ज्ञात है, इसका प्रतिरोध ज्ञात है और इसका प्रतिरोध ज्ञात है, तो हम चौथा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं इसका जो तार लगा हुआ है R, इसमें मान लेते हैं 2 ओम का प्रतिरोध है। ये जो तार है इसमें 1 ओम का प्रतिरोध है और इसमें जो तार लगा हुआ है इसको मान लेते हैं कि इसमें 3 ओम का प्रतिरोध है। तो चौथे तार में कितना प्रतिरोध होगा ये बताना है। तो बस ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा समझना है, फिर इसके बाद मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इसके प्रॉपर, आप देख सकते हैं। तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, लेकिन उसके पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर से देखिए, ये 4 प्रतिरोध थे जिनमें से 3 के मान यदि हमें पता है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हमें P ज्ञात करना है तो P/Q का मान कितना है? 3 बराबर R का मान कितना है? 2 और S का मान कितना है? 1। तो इस तरीके से तो 3 दूनी 6, तो P बराबर कितना आ गया? 6 ओम। तो आप देख सकते हैं कि जो अज्ञात प्रतिरोध P था उसका मान हमने निकाल लिया। किसकी हेल्प से? व्हीटस्टोन सेतु की। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो मीटर सेतु का सेटअप बनाया गया है उसमें भी 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 प्रतिरोध तो हमें ज्ञात होते हैं और चौथा जो प्रतिरोध होता है वो अज्ञात होता है, तो उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है मीटर सेतु, बस आपको ध्यान से देखते रहना है तो आप मीटर सेतु को कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मीटर सेतु के चित्र को देख लेते हैं ताकि हम इमेजिन कर पाएं कि किस तरीके से ये दिखता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसका नाम मीटर सेतु क्यों है। चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखना है कि जो मीटर सेतु का कार्य सिद्धांत है वो इसी से आया है, इसलिए हम बोलते हैं ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु में ही 4 प्रतिरोध लगाए गए थे और उसमें भी पहले प्रतिरोध के बटे दूसरे प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध बटे चौथा प्रतिरोध करके हम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी तार का प्रतिरोध। इसलिए जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम चित्र देख लेते हैं। तो मीटर सेतु कुछ इस तरीके से आपको बनाना है और इस तरीके से दिखता है। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ये मीटर स्केल लगा हुआ है और ये 1 मीटर का स्केल है पूरा पूरा, और इसके सहारे ये जो ब्लैक कलर में तार लगा हुआ है, ये इसके साथ में जो तार लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे स्टील की पत्ती लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो मीटर के सहारे ये ब्लैक कलर का तार है और ये स्टील की पत्तियां लगी हुई हैं जो लाल कलर से मैंने बनाई हुई हैं, ये आप देख सकते हैं।
अब इसके बाद इसी तार से एक अन्य तार है जो सेल और कुंजी की तरफ जाता है ताकि परिपथ बनाया जा सके। तो ये सेल है, इसमें प्लस माइनस टर्मिनल होंगे और ताकि इससे करंट इसमें आ सके। इसके बाद यहाँ से एक तार आया है जो गैल्वेनोमीटर से आया हुआ है और यहाँ पे इसका संबंध जॉकी से किया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध थे, इसमें हमें 4 प्रतिरोध नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहाँ पे होंगे? जैसे व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध इस तरीके से थे। तो हम कैसे कहेंगे कि इसमें 4 प्रतिरोध हैं, क्योंकि ऐसे हमें 4 प्रतिरोध दिख तो है नहीं रहे। अगर देखेंगे तो भी हम कहेंगे ना कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे खाली जगह छोड़ी गई है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ी गई है। इन दोनों खाली जगह में एक जगह है अज्ञात प्रतिरोध, जैसे जो हमें पता नहीं होता है उसे हम अज्ञात प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने P का मान निकाला हुआ था तो वो अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा हुआ है जिसे हमने X नाम दे दिया है। यहाँ पे देखें तो दूसरी खाली जगह पर हमने प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा हुआ है और ये बना बनाया पूरा प्रतिरोध बॉक्स रहता है जिसमें कुछ चाबियां लगी रहती हैं। जिस चाबी को निकालते हैं उतने ओम का प्रतिरोध आ जाता है। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें कुछ इस तरीके का बॉक्स होता है और इसमें यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध के मान की, जैसे ये हो गया 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 6 ओम, जितने चाहे। तो इसमें चाबियां लगी रहती हैं और जिस चाबी को निकालते हैं उतने ओम का प्रतिरोध यहाँ पे मान लिया जाता है और बन जाता है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हमें पता होता है ज्ञात प्रतिरोध है रेजिस्टेंस बॉक्स के माध्यम से। तो ये बॉक्स यहाँ पे लगा होता है तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा, जो कि R की तरह कहलाएगा। तो एक अज्ञात प्रतिरोध P हो गया और R तो हमें ज्ञात है। तो यहाँ पे आपको 2 प्रतिरोध तो दिख गए होंगे, लेकिन आपका सवाल होगा कि फिर तीसरा और चौथा प्रतिरोध तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। 4 प्रतिरोध होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन सेतु के जैसा है और उसी की एप्लीकेशन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे चौथा प्रतिरोध हम तब मानेंगे जब इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो, विक्षेप शून्य हो। तो यहाँ जो जॉकी है इसको पूरे तार पर अलग अलग जगह पर टच करते हैं, यानी कि छूते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और जब इसमें जो धारामापी है इसकी स्थिति ऐसी होती है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर या धारामापी। तो यहाँ पे ये बीचों बीच यदि रहता है तो इसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो जब हम जॉकी यहाँ पे टच करते हैं तो ये वाला जो तीर है ये ऐसा मुड़ जाता है इस डायरेक्शन में, और जब हम इस जॉकी को यहाँ पे टच करते हैं तो यही तीर यहाँ पे आ जाता है। तो इसका मतलब परिपथ में धारा है, ये चेक किया जाता है सबसे पहले। फिर इसको यहाँ पे टच किया तो ये तीर थोड़ा सा यहाँ आ गया, और फिर यहाँ पे टच किया तो ये तीर यहाँ पे पहुँच गया। फिर धीरे धीरे करके हम संतुलित कर लेते हैं और एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पे हम जॉकी और तार को आपस में टच करते हैं। तो ये सीधा बिल्कुल कहीं भी विक्षेपित नहीं होता है, ना इस तरीके से, अगर कहें तो ना इधर जाता है और ना इधर जाता है, बीचों बीच रहता है। इसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आया तो जॉकी को हम यहाँ पे मान लेते हैं जहाँ शून्य विक्षेप की स्थिति आई हुई है। यहाँ पे हम कोई बिंदु देंगे तो तीसरा प्रतिरोध इसके अंदर होगा और चौथा प्रतिरोध इस वाले पार्ट में होगा। थोड़ी देर बाद मैं आपको और बता दूंगा। इसके पहले हम देख लेते हैं कि हमें आंसर में क्या क्या लिखना है, जो अभी तक जो समझा है मीटर सेतु के बारे में, और तो क्या लिखना है। तो देखिए मैंने आंसर लिख के रखा हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, एक उपकरण है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि मीटर सेतु का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर। अब जिसकी सहायता से किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हमें 3 प्रतिरोध यहाँ पे ज्ञात हैं तो जो चौथा अज्ञात है वो हम आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। तो यही हमें सबसे पहले लिख देना है। इन 4 या 3 लाइनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उपकरण के वर्णन की। तो चित्रानुसार मीटर सेतु प्रदर्शित है, ये आपको लिखना है। ये मीटर सेतु बनाने के बाद आपको इसका वर्णन भी कर देना है।
तो मीटर सेतु प्रदर्शित है। इसके बाद इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन का तार AC है। तो यहाँ पे ये जो आपको तार दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये मैग्नीन का होगा, ये इस तरीके से। तो जिस तरीके से अलग अलग धातुएं होती हैं, इस तरीके मिश्र धातु की बात की गई है AB, ये देखिए। तो ये मैग्नीन का तार हो गया। आपको ध्यान रखना है किसका तार है, ये मैग्नीन का। कांस्टेटन का भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीन का यहाँ पे लगाया गया है A से लेके B तक। आगे बढ़ते हैं। तार AC है तो हमने नाम दे दिया AC, सॉरी AC नाम देना चाहिए यहाँ पे AC, जो 1 मीटर पैमाने के सहारे लगा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 मीटर का पैमाना है जिस पर ये उसके सहारे ये यहाँ पे लगा हुआ है। आगे देखते हैं। इस तार के दोनों सिरों को L आकार की पीतल की मोटी पत्तियों से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे पीतल की पत्तियां लगी हुई हैं। मैंने स्टील का यदि आपको बताया हो तो ये पीतल की पत्तियां हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। L आकार की, तो ये L तो बना ही हुआ है। ये देखिए सिरों पर, किसके सिरों पर, तार के सिरों पर L आकार की ये पत्तियां लगी हुई हैं। तो बिल्कुल वैसी ही बात बताई गई है। L आकार की पीतल की मोटी पत्तियों से जोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पीतल की एक अन्य लंबी पत्ती BC होती है। तो ये जो पीतल की अन्य लंबी पत्ती है, इसे हमने नाम दे दिया है BC, इस तरीके से। अब होती है जो मीटर स्केल के समांतर होती है। ये मीटर स्केल है तो उसके ही ये समांतर है। आगे लिखा है इन पत्तियों के बीच 2 खाली स्थान AB और CD होते हैं। तो ये खाली स्थान हो जाएंगे। ये पहला खाली स्थान हो गया AB और दूसरा खाली स्थान CD, ये खाली स्थान हो गए। अब आगे लिखा है एक रिक्त स्थान AB में अज्ञात प्रतिरोध X। तो ये आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान जो AB है उसमें अज्ञात प्रतिरोध X लगाया गया है, तथा दूसरे रिक्त स्थान में CD प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। दूसरे रिक्त स्थान CD में क्या लगाया हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स। तो ये हमने पूरा सेटअप जो बनाया हुआ है वही आपको लिखना है। A और C बिंदुओं के बीच लैक्लांसी सेल व प्लग कुंजी होती है। तो A और C बिंदुओं के बीच में ये देखिए सेल और कुंजी लगाई गई है। इसके बाद यहाँ पे तथा B और D बिंदुओं के मध्य धारामापी G लगा देते हैं। तो B और D ये आप देख सकते हैं, B और D ये बिंदु है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसे हम B मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे हम D मान लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे शून्य विक्षेप स्थिति आती है उसके बीच में हमने धारामापी G लगा दिया है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। बिंदु D पर एक स्पर्श कुंजी होती है। स्पर्श कुंजी ये कहलाती है जहाँ से हम यहाँ पे स्पर्श कराते हैं या टच कराते हैं। तो स्पर्श कुंजी लगी होती है जिसको तार AC पर इधर उधर चलाकर कहीं भी दबाया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तार AC पर हम कहीं भी इस तरीके से चलाएंगे, बस आपको यहाँ पे रगड़ना नहीं है या घसीटना नहीं है, इससे तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो अलग अलग स्थानों पर हम यहाँ पे चेक करते हैं संतुलन की स्थिति, जो कि मैंने आपको भी बताया हुआ है। आगे लिखा है इस कुंजी को जॉकी कहते हैं। इसी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जॉकी है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जॉकी। अब इसके बारे में सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत क्या है इसका, तो यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। जब कुंजी के प्लग लगे होने पर धारा जॉकी D को मीटर सेतु के तार पर दबाने से धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है, जो अभी अभी हमने बताया हुआ है कि जब कुंजी K में प्लग लगे होने पर जॉकी D मीटर सेतु के तार पर दबाने से धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आता है यहाँ पे, तो उसे संतुलन की स्थिति कहते हैं। और जब संतुलन की स्थिति कहते हैं तो ये प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु जैसे हम लिख सकते हैं कि X बटे यहाँ पे कोई भी CD मान सकते हैं, या फिर इसे हम R मान लेंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स का जो प्रतिरोध होगा उसे हम R मान लेंगे। तो अब यहाँ पे जब ये जो यहाँ पे लगाते हैं, सिद्धांत की बात की जाए तो जब हम यहाँ पे रखते हैं तो बिंदु D होगा। तो एक हिस्सा इसी तार AC के 2 हिस्से हो जाएंगे। पहला हिस्सा होगा AD और दूसरा हिस्सा होगा DC। पहले हिस्से का प्रतिरोध बटे दूसरे हिस्से का प्रतिरोध। तो यहाँ पे भी प्रतिरोध होगा, और 2 प्रतिरोध ये हैं और 2 प्रतिरोध ये हैं, तो इस तरीके से 4 प्रतिरोध हो जाएंगे।
तो जिनमें से हमें 3, 1, 2 और 3 ज्ञात होंगे और चौथा हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके आगे जब हम जॉकी को बिंदु डी पर स्थिर कर लेते हैं, बिंदु डी वह बिंदु होता है जहां पे ये तीर जो है स्थिर हो जाता है या विक्षेप नहीं होता है, ना ये इधर जाता है ना ये इधर जाता है, बीचों बीच रुक जाता है, उसे ही हम बोलते हैं संतुलन की स्थिति। तो यहाँ पे संतुलन की स्थिति होगी, तब हम व्हीटस्टोन सेतु की हेल्प लेंगे। तो हम लिख सकते हैं x/r बराबर, यानी कि पहला प्रतिरोध बटे दूसरा प्रतिरोध। यहाँ पे 4 प्रतिरोध चूंकि हो चुके हैं, एक ये है इतना हिस्सा और एक ये है। तो अगर A से D तक की लंबाई हम मान लेते हैं, जब हमने जॉकी टच की तो L है, हो सकती है 40 हो सकती है 35 हो 30 हो, तो वो हमने L मानी। तो बाकी 100 माइनस L हो जाएगी, क्योंकि टोटल 100 मीटर है। तो इस तरीके से 100 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर माइनस L, इसको घटा देंगे तो बाकी की शेष बचेगी। तो हम लिख सकते हैं x/r बराबर, यानी पहला प्रतिरोध बटे दूसरा प्रतिरोध, A और D के बीच में जो प्रतिरोध होगा उसका मान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A और D के बीच मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध बटे, फिर लिखेंगे D और C के बीच मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध। तो इस तरीके से हम चारों प्रतिरोध को लिख लेंगे, जिनमें से अज्ञात प्रतिरोध क्या है, X। अब हमें A और D के बीच में जो तार है उसका प्रतिरोध निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर इसके एकांक जो लंबाई है उसमें उसका प्रतिरोध, या जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, वो x हो यदि, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो Lx यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/r बराबर A और D के बीच में जो प्रतिरोध है वो हो जाएगा Lx, तो लंबाई में उसका विशिष्ट प्रतिरोध का गुणा करना है। तो यहाँ पर भी लंबाई कितनी है, 100 माइनस L इस वाले केस में, तो उसमें भी उसके विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि x का गुणा कर देते हैं, स्मॉल x जो कि है, तो यहाँ पे प्रतिरोध आ जाएगा। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x/r बराबर L/100 माइनस L, इस तरीके से लिखेंगे। तो जब हमें x का मान निकालना है तो r का गुणा ऊपर कर देंगे, या r यहाँ पे आ जाएगा, तो r L/100 माइनस L। तो इस तरीके से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि इसकी प्रेक्षण तालिका की बात की जाए कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो हम प्रेक्षण तालिका कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में लगा प्रतिरोध देखते हैं कि कितना है। जैसे यहाँ पे हमने माना कि प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध 4 ओम है या 3 ओम है, तो हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रमांक, प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध, फिर शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई, फिर 100 माइनस L और फिर x का ये सूत्र लगाना है जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इन सभी बातों को इस सारणी में ध्यान रखना है कि क्या क्या लिखना है। अब जैसे अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध सबसे पहले लिखना है, मान के चलते हैं 3 ओम है। फिर शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई कितनी है, शून्य विक्षेप की स्थिति में लंबाई का मतलब है जब हम इस जॉकी को टच करते हैं यहाँ पे तब विक्षेप होता ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। मान के चलते हैं वो 20, यहाँ पे बिंदु D है, D यहाँ पे यदि होता तो वो लंबाई कितनी होती, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले केस में 20 सेंटीमीटर। तो उसके बाद कहीं अलग अलग जो केस हैं अलग अलग कंडीशन में करते हैं, तो हम माध्य प्रतिरोध फिर उसको निकाल सकते हैं। तो 100 माइनस L कितना होगा, 100 माइनस L यानी कि 100 माइनस 20, तो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा 80 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना होगा, r का मान रखना है सबसे पहले जो कि है 3, गुणित L का मान कितना है 20 बटे 100 माइनस L कितना है 80। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 8 जो कि आएगा 0.7। तो इस तरीके से पहला 0.7 ओम। अब यदि दूसरे केस में, तो एक बार फिर से इसको करेंगे, शून्य विक्षेप की स्थिति मान के चलिए मिलती है 35 पर या 30 पर। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स, अब हमने जो कि 4 ओम निकाला था ये बदलेंगे तभी ये बदलेगा। अगर 3 ओम के लिए 20 सेंटीमीटर ही रहेगी, जैसे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स 4 किया, तो यहाँ पे जैसे ही हम 4 करते हैं तो शून्य विक्षेप की स्थिति L में यहाँ पे
उसका चेंज हो जाएगा। वो मान के चलिए 30 सेंटीमीटर होगी तो 100 माइनस एल, ये 70 सेंटीमीटर हो गया। तो आर का मान फिर से चेंज होगा, तो 4 गुणित 20/80 जैसे था ऐसे 30/70 हो जाएगा, क्योंकि एल अपॉन 100 माइनस एल करना होता है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4 तिया 12/7, तो ये 7 एकम 7, और फिर हो जाएगा 50, पॉइंट लगा के 1.7 ओम के करीब आएगा। इस तरीके से हम बार बार निकालेंगे 4 बार, और इन सभी को जोड़ के उसका माध्य निकालेंगे। तो 4 से भाग दे देंगे, 4 बार करेंगे, जो आएगा वो उसी तार का प्रतिरोध होगा जो अज्ञात प्रतिरोध मान लेंगे। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और जो स्क्रीनशॉट में है वो यदि समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और यदि कोई समस्या भी होती है तो भी आप मुझे बताइए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके बाद कुछ सावधानियां भी हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे सावधानियां में सबसे पहली सावधानी है, सभी तारों के सिरे रेगमाल कागज से साफ कर लेने चाहिए। तो तारों को रेत पेपर जिसे हम बोलते हैं उससे साफ कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद ताकि वो जंग वगैरह होती है वो अलग हो जाए। इसके बाद जॉकी को मीटर सेतु के तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने मीटर सेतु देखा है इसमें जो जॉकी है इसको इस तार पर रगड़ना नहीं है, केवल दबाना है अलग अलग स्थानों पर। तीसरा है, परिपथ में अधिक समय तक धारा नहीं बहानी चाहिए, अन्यथा सेतु का तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, धारा अधिक समय तक नहीं बहानी है, रीडिंग लेने के बाद धारा को बंद कर देना है। इसके बाद परिपथ में सभी प्लग भलीभांति कसे होने चाहिए। तो प्लग का भी ध्यान रखना है, कोई भी प्लग ढीला ना हो, सभी जो ज्वाइंट होते हैं वो अच्छे से कसे होने चाहिए। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू।